ठीक है सर, अभी तक जितने भी लेक्चर थे एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक, हेमेटेनिक्स, पॉइजन एंटीडोट, सारे क्लियर हो गए। यहाँ तक कि सबके ऐसे भी आपने बता दिए, जैसे सोडियम थायोसल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड होगा, सबका ऐसे भी हमने करा। ठीक है, अब उसके बाद आज का आपका लास्ट टॉपिक है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है एस्ट्रिंजेंट। सर एस्ट्रिंजेंट कहाँ यूज होता है? तो जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 बताया था एक्सपेक्टोरेंट का, तो वहां पर एक पेशेंट बताया था, उस पेशेंट को क्या कट लग गया था। तो जब उसको हल्का सा कट लगा तो उसने एस्ट्रिंजेंट लगा लिया, जैसे कि पोटाश एलम, फिटकरी मैंने आपको बोला था, उसने वो लगा ली। तो जो पोटाश एलम होता है ना, वो भी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखता है। जैसे मान लीजिए माइनर कट वगैरह है, या फिर ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, कोई छोटी मोटी ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करना है, थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हो रहा है उसको स्टॉप करना है, हल्का सा कट लग गया, खून आने लग गया, उसको स्टॉप करना है। ठीक है, या फिर ओपन पोर्स है, मान लीजिए किसी के चेहरे पर पोर्स बहुत ज़्यादा है, ओपन पोर्स स्किन है, उसको सही करना है। या फिर किसी की ऑयली स्किन है, उसको सही करना है ना। तो अगर किसी को माइनर कट लग गया है, माइनर से ब्लीडिंग हो रही है, किसी को ओपन पोर है, या फिर किसी को ऑयली स्किन है, तो उन सभी कंडीशन में एस्ट्रिंजेंट काम आता है, एस्ट्रिंजेंट को दिया जाता है। एस्ट्रिंजेंट के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं जिंक सल्फेट और पोटाश एलम। तो अब ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल को पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने ही है। क्या क्या पढ़ना है आपको? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सिनोनिम, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, यूजेस, स्टोरेज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सर इतना सारा? अरे इतना सही तो है, अभी तो आदत हो गई होगी, इनऑर्गेनिक चल रही है शुरू से आखिरी तक, है ना। चलो, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। सर अभी तो आपने बोला कि एस्ट्रिंजेंट वो होता है जिसको कट वट पे लगाया जाता है, किसी को माइनर सा वाउंड है या फिर वुंड वगैरह है मतलब, और किसी को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, या किसी की ओपन पोर स्किन है, या किसी की ऑयली स्किन है, तो उस कंडीशन में हम एस्ट्रिंजेंट लगा देते हैं। हाँ जी, लगा देते हैं। और डिटेल में समझते हैं, चलिए चलते हैं एस्ट्रिंजेंट के ऊपर। देखिए ध्यान से सुनिएगा। ए सब्सटेंस दैट श्रिंक और कॉन्स्ट्रिक्ट बॉडी टिश्यू, मेरे बॉडी के टिश्यू को, जैसे मान लीजिए ये टिश्यू है, क्योंकि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, तो ये सेल सारी मिलकर टिश्यू है ना। तो सपोज अ सब्सटेंस, एस्ट्रिजेंट क्या होता है? एस्ट्रिजेंट इस तरह का सब्सटेंस होता है, इस तरह का मेडिकेशन होता है, इस तरह का डोजेस फॉर्म होता है, जो कि हमारे स्किन के जो टिश्यू है, और वी कैन से हमारी जो बॉडी के टिश्यू है, उनको श्रिंक कर देगा और कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। मान लीजिए पहले आपका बॉडी का टिश्यू कुछ इस तरह से था, पर उसके ऊपर एस्ट्रिंजेंट अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? एस्ट्रिंजेंट अप्लाई किया। तो जैसे आपने एस्ट्रिंजेंट को अप्लाई किया, आपका बॉडी का टिश्यू इस तरह से श्रिंक हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया कि एस्ट्रिंजेंट इस तरह का सब्सटेंस होता है, जब वो हमारी बॉडी पे, हमारे टिश्यू पे एक्ट करता है, तो हमारा जो टिश्यू पहले नॉर्मल था, अब वो श्रिंक हो जाएगा। अ सब्सटेंस दैट श्रिंक और कॉन्स्ट्रिक्ट द बॉडी टिश्यू। ठीक है, या फिर आप इसे ब्लीडिंग को रोकने में भी काम ले सकते हैं, स्वेलिंग को कम करने में, हल्की फुल्की स्वेलिंग वगैरह है, सूजन आ गई हल्की फुल्की, तो उसको आप एस्ट्रिंजेंट को लगा सकते हैं, सही हो जाती है। स्किन को टाइट वगैरह करने में, ओपन पोर स्किन है उसको टाइट वगैरह करने में भी काम आता है। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट क्लियर हो गया। जो टिश्यू को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, जो टिश्यू को श्रिंक कर दे, वो एस्ट्रिंजेंट। तो कोई कुछ पूछ ले कि भाई एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, उसको बुलाना, उसको बुलाना, आराम से बिठाना, फिर बोलना ओपन पोर्स हो रहे हैं आपके, बंद करवा दूं एस्ट्रिंजेंट से? ऑयली स्किन है आपकी, बंद करवा दूं? हल्का सा कट लग रहा है, एस्ट्रिंजेंट लगा दूं? ब्लीडिंग हो रही है हल्की सी, एस्ट्रिंजेंट लगा देते हैं। आपके टिश्यू श्रिंक नहीं दिख रहे, एक काम करते हैं, इनको श्रिंक करवा देता हूँ, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता हूँ, एस्ट्रिंजेंट लगा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा उसको। चलिए, तो अभी ये तो क्लियर हो गया कि एस्ट्रिंजेंट करता क्या है, पर ये भी तो बताओ सर कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से वो काम करता है। तो ध्यान से सुनना, एस्ट्रिंजेंट का सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन। मैंने आपको बोला ना कि एस्ट्रिंजेंट क्या करता है? सेल को श्रिंक करा देता है, सेल को, टिश्यू को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, बोला मैंने आपको। तो अब वो किस तरह से करता है? सबसे पहला है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, मतलब कि जब कभी भी एस्ट्रिंजेंट आपके प्रोटीन के कांटेक्ट में आएगा, मेरी सेल है ऑब्वियसली प्रोटीन होगा, टिश्यू है प्रोटीन होगा, तो जब कभी भी एस्ट्रिंजेंट मेरे प्रोटीन के कांटेक्ट में आएगा, तो प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। क्या कर देगा? डीनेचर कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोटीन जैसे कि कोलाजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको डीनेचर कर दिया, मतलब कि इसका नेचुरल स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। जो भी इसका नेचुरल स्ट्रक्चर था वो अब बिगड़ चुका है।
क्यों बिगड़ चुका है? क्योंकि एस्ट्रिंजेंट के कांटेक्ट में आ गया है। तो जब कभी भी एस्ट्रिंजेंट में लगाऊंगा, मेरा जो भी टिश्यू का प्रोटीन है वो बिगड़ जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रोटीन का क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और इसी की वजह से आपकी जो सेल है, आपका जो टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन। उसके बाद है पोर कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसा मैंने आपको बोला कि ओपन पोर्स होते हैं, कई बार बहुत सारे ओपन पोर्स होते हैं इस तरह से स्किन पर, है ना। तो उन ओपन पोर्स को बंद करने के लिए आपको यूज करना चाहिए एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट जो है स्किन केयर में यूज करेंगे ओपन पोर को बंद करने के लिए। एस्ट्रिंजेंट कैन श्रिंक और कॉन्स्ट्रिक्ट पोर। कैसे काम करेगा? जो भी पोर्स ओपन है उनको श्रिंक करा देगा, बंद कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, छोटे कर देगा, बंद कर देगा, छोटे कर देगा, सिकुड़वा देगा, है ना। तो एस्ट्रिंजेंट कैसे काम करता है? उन पोर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। दिस कैन हेल्प रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ पोर। फिर पोर दिखेंगे ही नहीं, छेद दिखेंगे ही नहीं स्किन पे। प्रिवेंट एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, और जब होगा ही नहीं तो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपको एक्ने वगैरह भी नहीं होंगे। तो देखो, पोर्स कम कर देंगे और जो चेहरे पे ऑयलिंग है वो भी कम हो जाएगी। ऑयलिंग कम होने से ये जो पिंपल वगैरह है ये भी कम हो जाएंगे। तो कितना फायदा है ना। तो आज भी जो हेयर कट वाले हैं, जो देसी हेयर कट्स वाले हैं, वो आज भी पोटाशियम का यूज़ करते हैं। कई बार जब दाढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, शेविंग वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में कट वट लग जाता है, तो वो पोटाशियम रखते हैं साथ में, ऐसे भिगोते हैं पानी में और ऐसे लगा देते हैं। तो माइनर कट हुआ तो पोटाशियम लग गया, हल्का सा खून भी निकला तो भी पोटाशियम लग गया, ओपन पोर्स भी हो गए तो भी सही हो जाएंगे। फायदे ही फायदे। ठीक है, तो पोटाशियम रखता है हर कोई। चलिए, उसके बाद आपको लिखा है कॉमन टाइप ऑफ एस्ट्रिंजेंट। तो नेचुरल एस्ट्रिंजेंट भी होते हैं और केमिकल एस्ट्रिंजेंट भी होते हैं। केमिकल एस्ट्रिंजेंट के एग्जांपल है अल्कोहल और सैलिसाइलिक एसिड। वहीं अगर नेचुरल की बात करूँ तो टी, ट्री ऑयल और लेमन जूस। लेमन, सिट्रिक एसिड। ठीक है, द सिट्रिक एसिड इन द लेमन कैन एक्ट एज अ माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, टाइटनिंग द स्किन एंड क्लींजिंग द पोर्स। तो वो कहते हैं ना, विटामिन ए है, सी है, ई है, तो नींबू में क्या है? सिट्रिक एसिड है आपका। सिट्रिक एसिड क्या काम करता है? ये ओपन पोर्स को बंद करने का काम करता है, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखता है, स्किन को टाइट करता है, पोर्स को क्लीन करता है, ऑयल के प्रोडक्शन को कम करता है, पिंपल्स को कम करता है, एक्ने को कम करता है। वैसे ही आपका टी ट्री ऑयल है, ठीक है, ये भी नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है। चलिए, वही एक्ने वगैरह में काम आता है, स्किन इरिटेशन है तो काम आता है। उसके बाद है केमिकल एस्ट्रिंजेंट। सबसे पहला आपको दे रखा है अल्कोहल, एथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम दे रखा है? एथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आर ऑफ्टन यूज्ड इन एस्ट्रिंजेंट फॉर्मुलेशन, स्पेशली इन प्रोडक्ट डिजाइन टू क्लींस ऑयली स्किन और डिसइंफेक्ट द स्मॉल कट्स। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च होने वाला है। प्रोडक्ट कौन सा है? मान लीजिए ऑयली स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है किसी की, कहते हैं ना कि ऑयली स्किन के लिए ये फेस वॉश अच्छा है। मान लीजिए कोई ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट बन रहा है मार्केट में, है ना। तो उसमें ये एथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑयली स्किन को रोक देंगे, ये पोर्स को बंद कर देंगे, ये एक्ने होने से रोक देंगे, और ये कुछ छोटे मोटे कट है तो उसको भी डिसइंफेक्ट कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो दावा कर रहा है कि वो ऑयली स्किन को नहीं होने देगा, है ना, डिसइंफेक्ट कर देगा स्मॉल कट्स को, तो उसमें एथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल एस्ट्रिंजेंट के एग्जांपल है। उसके बाद बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड। सुना होगा 12th क्लास में। वाइल प्राइमरीली नॉन एज केराटोलाइटिक एजेंट। कौन सा एजेंट? केराटोलाइटिक एजेंट। शुरू में क्या बोलते हैं इसको? केराटोलाइटिक एजेंट बोलते थे, क्योंकि प्रमोट करता था ये एक्सफोलिएशन। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी चेहरे पे काफ़ी सारी डेड सेल है, उन डेड सेल्स को रिमूव करने में, काफ़ी सारी डर्ट्स को रिमूव करने में, डेड सेल को रिमूव करने में काम आता था। तो इसको पहले क्या बोलते थे? केराटोलाइटिक एजेंट। ठीक है, केराटोलाइटिक एजेंट क्या करते थे? केराटोलाइटिक एजेंट क्या करते थे? डेड सेल्स को रिमूव करते थे, और जो भी आपका डस्ट वगैरह है, जो भी आपकी डर्ट वगैरह है स्किन पे, उनको रिमूव करते थे। ठीक है, यही ऑयल प्रोडक्शन को रिमूव करेगा, पोर्स को टाइट करेगा, वही वाला काम है। नेक्स्ट आपको दे रखा है यूजेस। तो यूजेस तो बहुत सारे हमने पढ़ लिए। देखो, ऑयल को कंट्रोल करना, पोर को टाइट करना, टोनर की तरह काम आएगा। जब आपकी स्किन अच्छी होगी तो टोनर ही है ना ये, क्लिनजर है। ठीक है, एक्ने का ट्रीटमेंट है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है,
और अगर आपको इरिटेशन वगैरह है स्किन पे, कोई छोटी मोटी इरिटेशन है तो उसको भी सही कर देगा। अरे सर वाह, कट को सही कर दिया, कट के अंदर से जो ब्लीड हो रहा था उसको सही कर दिया, इरिटेशन हो रही थी उसको सही कर दिया, एक्ने का ट्रीटमेंट कर दिया, टोनर की तरह काम कर दिया, क्लिनजर है, ऑयल को कंट्रोल करता है, पोर्स को टाइट करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। हाँ जी। उसके बाद आपको दे रखा है हेमोरॉइड रिलीफ। ध्यान से सुनना, हेमोरॉइड का मतलब क्या होता है, जिन पेशेंट्स को पाइल्स होता है, तो पाइल्स होने के टाइम क्या होता है, उनका जो एनस है जहां से वो फीकल मैटर को निकालते हैं, उस एनस को जब आप देखोगे तो वहां पर जो भी वेन्स वगैरह होती है ना, वो सूज जाती है, और सूज जाती है तो क्या बना लेती है, एक हेमोरॉइड बना लेती है, ग्रुप ऑफ वेन्स जो कि सूजी हुई होती है, इसको पाइल्स बोलते हैं हम। ठीक है, वहां पर सूजा हुआ हो जाता है, एक टाइट सा फॉर्मेशन हो जाता है एनस के, वहां पर वेन्स वहां की सारी सूज जाती है, तो उसको बोलते हैं हेमोरॉइड। ठीक है, अब उस हेमोरॉइड से बचने के लिए, उसको आराम पहुंचाने के लिए, उसको सही करने के लिए भी एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट के पास एबिलिटी होती है कॉन्स्ट्रिक्ट करने की ब्लड वेसल को और स्वेलिंग को कम करने की। आई रिपीट, स्वेलिंग को कम करने की और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की। चलिए, फिर माइनर कट्स में दे सकते हैं, छोटे मोटे इन्फेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको थ्रोट्स में प्रॉब्लम है ना, इरिटेशन हो रही है, माउथ वॉश कर सकते हैं आप, गार्गल बना सकते हैं इससे, तो वहां पे भी काम आएगा ये। इवन जो पानी है, जैसे मान लो मेरे को नहाना है, तो इस पानी में मैं 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले वही पोटाशियम डाल दूंगा, तो ये पानी भी अच्छा हो जाएगा। पानी पीना हो, पानी से नहाना हो, मान लीजिए मेरी अभी आरसीटी हुई थी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर ने मेरे को ये सजेस्ट भी किया था कि फिटकरी का पानी, पोटाशियम का पानी से आप इस तरह से दिन में 2-3 बार करिए, है ना, कुल्ला करिए हिंदी में बोले तो। उससे क्या होगा कि जो भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है थोड़ी बहुत, और अगर कोई कट वगैरह रह भी गया है तो वो सही हो जाएगा, बढ़िया होता है एकदम, मतलब मस्त चीज़ है, करना चाहिए आपको। पोटाशियम तो ट्राई करना ही चाहिए। एक्सेस में ट्राई मत करना वरना दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी वो देख लो। पोटेंशियल साइड इफेक्ट, ड्राइनेस आ सकता है बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे, इरिटेशन भी हो सकती है, और पीलिंग, मतलब कि आपने देखा होगा कभी आप बहुत देर तक पानी में हाथ रखते हो तो आपकी ऐसे चमड़ी उतरने लग जाती है ना, स्किन की ऐसे हाथ पे ऐसे उतरने लग जाती है, उसको बोलते हैं पीलिंग। इरिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, ओवर यूज ऑफ एस्ट्रिंजेंट प्रोडक्ट, और कौन से एस्ट्रिंजेंट प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल है, ओवर यूज ऑफ एस्ट्रिंजेंट प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें अल्कोहल है, अगर उनका ओवर यूज कर लिया तो आपकी स्किन से नेचुरल ऑयल चला जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपने यूज़ कर लिया, जैसे मान लीजिए एस्ट्रिंजेंट था, है ना, इसमें अल्कोहल भी था, पर इसका मैंने ओवर यूज़ कर लिया, तो ये जो नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है मेरी स्किन पे, ये चला जाएगा, फिर ये दिक्कत वाली बात है, पूरी तरह से ड्राई भी अच्छी नहीं होती। फिर सेंसिटिविटी टू सनलाइट, अगर आपने स्ट्रिंजेंट का यूज कर लिया, और ऐसे स्ट्रिंजेंट का यूज, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंजेंट है, इसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा है, अगर आपने किसी भी ऐसे एस्ट्रिंजेंट का यूज कर लिया जिसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा था, अगर इसका ओवर ओवर यूज कर लिया, तो फिर आपकी स्किन जो है सन से खतरा है उसको। कैसे, देखो ध्यान से सुनना। कम एस्ट्रिंजेंट, जैसे कि आपका ऐसा एस्ट्रिंजेंट जो कि एसिड रखता हो, अगर आपने उसका ओवर यूज कर लिया तो आपकी स्किन की सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाएगी सन के प्रति, मतलब कि आपको ज्यादा धूप लगेगी, ऐसा अजीब सा होगा, धूप चुभेगी बहुत। ठीक है, आपको सन बर्न के चांसेस हो सकते हैं, आप गर्मी से जल सकते हो। दूसरा, आपको पिगमेंटेशन हो जाएगा, बहुत ही डार्क पिगमेंटेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पोटेंशियल साइड इफेक्ट है। तो ड्राइनेस, इरिटेशन, पीलिंग, ओवर यूज करने पर अगर अल्कोहल वाला है तो नेचुरल ऑयल ही चला जाएगा, अगर एसिड वाला है तो सनबर्न हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, दिस आर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। इससे पहले क्या देखा, यूजेस ऑफ एस्ट्रिंजेंट। इससे पहले क्या देखा, कॉमन टाइप्स ऑफ एस्ट्रिंजेंट, नेचुरल और केमिकल। उससे पहले क्या देखा, व्हाट इज एस्ट्रिंजेंट। और उससे बाद क्या देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रिंजेंट, की एस्ट्रिंजेंट किस तरह से अपना काम करता है। हमने देखे दो तरीके, पोर को कॉन्स्ट्रिक्ट करना और प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना। ठीक है, प्रोटीन जैसे कि कोलाजन प्रोटीन। क्लियर। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको इन कंपाउंड के साथ मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज हमने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 को भी कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब यूनिट 5 लेकर आएंगे, उसके 2 लेक्चर लेकर आएंगे, और बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीटली कवर कर देंगे। ठीक है,
फिर जाएंगे एनालिसिस की तरफ। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।